गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी क्लास में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय अवरोध। अंतर्राष्ट्रीय अवरोध ये पार्ट 2 में पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैंने अंतर्राष्ट्रीय अवरोध की समझ को मैंने उसको बताया हुआ था, फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय अवरोध क्या होता है। ठीक है, इस चीज को समझ लो सबसे पहले तो। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अवरोध यानी कि एक देश और दूसरे देश के जो नागरिक होते हैं उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उनके बीच में जो समझ होती है ना, या उनके बीच में जो मित्रवत भावना होती है, समझ गए ना, उस चीज को अंतर्राष्ट्रीय समझ कहते हैं। यानी कि एक देश का नागरिक दूसरे देश के नागरिक को किस तरीके से समझ पा रहा है, उस चीज को हम अंतर्राष्ट्रीय समझ कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे मैंने वो चीज बता दिया था। अब मेरा जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय अवरोध में बाधा उत्पन्न करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इस चीज के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अवरोध में बाधा उत्पन्न करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है, देखो, एक देश का नागरिक दूसरे देश के नागरिक से क्यों ईर्ष्या करने लगता है, समझ गए ना, क्यों उसके प्रति द्वेष की भावना रखता है, क्यों भेदभाव की भावना रखता है, इस चीज को हमें यहाँ पे समझना है कि उसके कारण क्या है ना। जैसे हम पाकिस्तान के नागरिकों को अगर हम बात करें कि हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं और हमारे देश में अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक आ जाए तो हम उसको किस नजर से देख रहे हैं, उसके साथ में हम मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसे हम अपना भाई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, उसके साथ हम प्रेम पूर्वक रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, है ना। तो वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अवरोध में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से। तो सबसे मेन चीज है शोषण की प्रवृत्ति। अब शोषण की प्रवृत्ति ये एक कारण है जो अंतर्राष्ट्रीय अवरोध में बाधा उत्पन्न करता है, समझ गए ना। अंतर्राष्ट्रीय अवरोध में बाधा उत्पन्न करने का एक कारण कौन सा है, शोषण की प्रवृत्ति। शोषण की प्रवृत्ति यानी कि आपने देखा होगा एक देश दूसरे देश से कितनी ईर्ष्या रखता है ना। जैसे पाकिस्तान इंडिया में घुसता चला आ रहा है या चीन इंडिया में घुसता चला आ रहा है ना, कब्जा करता जा रहा है। कहीं पाकिस्तान कश्मीर में कब्जा कर रहा है, कहीं चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रहा है। हमारी जो सीमाएं लगी हुई है चीन और पाकिस्तान से, उसके अंदर आता चला जा रहा है ना। तो उसमें अंदर आता चला जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो हमारे देश के नागरिकों का, हमारे देश का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। और शोषण की जो प्रवृत्ति होती है वो कहीं ना कहीं एक देश और दूसरे देश के बीच में क्या कर देता है, युद्ध की स्थिति को पैदा कर देता है, करता है, युद्ध की स्थिति को पैदा कर देता है। जब एक देश और दूसरे देश के बीच में युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय अवरोध जो है, अंतर्राष्ट्रीय समझ जो है, उसमें कहीं ना कहीं अंतर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, समझ गए। दूसरा पॉइंट है हमारा शक्ति, प्रतिष्ठा और लाभ की प्रेरणा। शक्ति, प्रतिष्ठा और लाभ की प्रेरणा। देखो, एक देश दूसरे देश की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है। एक देश दूसरे देश की अपेक्षा, चाहे वो छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, ठीक है, तो एक देश दूसरे देश की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होना चाहता है, अधिक प्रतिष्ठित होना चाहता है और अधिक लाभ कमाना चाहता है कि नहीं कमाना चाहता है। इस कारण से भी अंतर्राष्ट्रीय अवरोध में अंतर दिखाई देता है। लोग शक्तिशाली होने के लिए क्या करते हैं, मिसाइलें बनाते हैं, कहीं कुछ बनाते हैं, कहीं कुछ बनाते हैं, ढेर सारे प्रयोग करते रहते हैं। शक्तिशाली अपनी सेनाओं का विस्तार करते हैं, नए नए उपकरण खरीदते हैं, इससे वो क्या करता है, शक्तिशाली हो जाता है ना। और प्रतिष्ठित यानी कि वो एक देश दूसरे देश के साथ में मिलके
सहयोग की भावना से जब वो कार्य करता है तो वो प्रतिष्ठित हो जाता है ना। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, कभी कभी देखा होगा कि जिस देश से दूसरे देश की लड़ाई चल रही है ना, उसके साथ भाव चल रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो उसी देश के साथ में मिलके कार्य करने लगेगा, और जिस देश से लड़ाई चल रही है उसको क्या करेगा, हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, है ना। तो शक्ति, प्रतिष्ठा और लाभ की जो एक आकांक्षा होती है, इस कारण से भी अंतरराष्ट्रीय अवरोध में कहीं ना कहीं भेदभाव दिखाई देता है या असमझ दिखाई देती है। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय अवरोध के लिए शिक्षा का क्या महत्व है। अंतरराष्ट्रीय अवरोध के लिए शिक्षा का महत्व या उसकी आवश्यकता क्या पड़ रही है, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ रही है अंतरराष्ट्रीय अवरोध के लिए। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय अवरोध के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बताया है कि सबसे मेन चीज तो अंतरराष्ट्रीय अवरोध की जो समस्या है, अंतरराष्ट्रीय अवरोध जो है, अंतरराष्ट्रीय जो समझ है, वो एक देश से दूसरे देश के नागरिकों में क्यों विकसित नहीं हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम उस समस्या को हल नहीं कर पा रहे जो समस्या को हमें हल करना चाहिए। तो सबसे मेन चीज है, शिक्षा के माध्यम से हमें उस समस्या का सबसे पहले क्या करना है, पता लगाना है। समझ गए ना, शिक्षा के माध्यम से हमें क्या करना है कि अंतरराष्ट्रीय समझ क्यों व्यक्ति विकसित नहीं कर पा रहा है, उसमें क्या समस्या आ रही है, उस समस्या को क्या करना है, हमें पता करना है। तो अंतरराष्ट्रीय अवरोध में सबसे पहले हम उस समस्या का पता लगाएंगे जो उसका मेन कारण है। जैसे ये कारण लिखे है ना, ये जो कारण लिखे, इन कारणों को हमें दूर करना है। तो अंतरराष्ट्रीय अवरोध की समस्या का अंतरराष्ट्रीय सद्भाव, सहकारिता और गणतात्मक सिद्धांतों के अनुपालन से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे मेन चीज है कि हमें किसका पालन करना है, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की जो भावना है, अंतरराष्ट्रीय जो सद्भाव है, उस भावना को हमें क्या करना है, लोगों के बीच में विकसित करना है, उसका पालन करना है। समझ गए ना, सद्भावना है ना, जानते क्या होती है सद्भावना, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, लोगों के साथ में प्रेम पूर्वक रहना, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना हमें लोगों के बीच में विकसित करनी है। समझ गए ना, सहकारिता हमें लोगों के बीच में विकसित करनी है, और गणतंत्रात्मक सिद्धांतों के अनुपालन को भी हमें क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या करना है, दूसरी चीज हमें करनी है कि यदि प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र के निजी व्यक्तित्व को स्वीकार कर ले, है ना, यहां पे दिया है, यदि प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के निजी व्यक्तित्व को स्वीकार करके सह अस्तित्व में विश्वास करे, तो वह आपसी तनाव को, आपसी संघर्ष को समाप्त कर सकता है। यहां पे ये चीज समझ में आई कि अगर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के, समझ गए ना, एक देश दूसरे देश के या फिर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के जो निजी व्यक्तित्व को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं और सह अस्तित्व में विश्वास करने लगते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम आपसी जो तनाव होता है, आपसी जो संघर्ष होता है एक देश दूसरे देश के बीच में, हम उसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे एक चीज और क्या दिया है, समाज की सभी संस्थाएं, अगर समाज की सभी संस्थाएं चाहें, है ना, अगर समाज की सभी संस्थाएं अगर चाहे, कौन कौन सी संस्थाएं होती है, चाहे वह परिवार हो, परिवार की तरीके से संस्था है ना, समझ गए ना, समाज की सभी संस्थाओं में मैं बता रहा हूं, समाज की सभी संस्थाएं, चाहे वो परिवार हो, चाहे राज्य हो, चाहे विद्यालय हो, ठीक है, चाहे गणतात्मक सिद्धांत हो, उनका अगर हम पालन करने लगते हैं तो हमारे बीच में सद्भावना की जो होती है वो विकसित हो सकती है। ठीक है, सद्भावना क्या हो सकती है, विकसित हो, सद्भावना की जो भावना होती है, सद्भाव की जो भावना होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूनेस्को ने क्या बताया है, यूनेस्को ने टुवर्ड्स वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग में क्या लिखा है कि शिक्षालय
आसपास की संस्कृति में निहित सर्वोत्तम तत्वों को व्यक्त कर सकते हैं और साधारणतः करते भी हैं। क्या लिखा है यूनेस्को ने? यूनेस्को ने लिखा है कि जो शिक्षालय हैं, जो शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, चाहे विद्यालय हो, है ना, चाहे छोटे विद्यालय हो, चाहे बड़े विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, तो शिक्षालय, समझ गए ना, शिक्षालय अगर अपने आसपास की संस्कृति में निहित जो सर्वोत्तम तत्व हैं, संस्कृति में, संस्कृति हमें, संस्कृति क्या सिखाती है? संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, कौन कौन सी परंपराएं हैं जिनको हमें मानना चाहिए, अपनाना चाहिए, मानते ही नहीं मानते हम संस्कृतियों को, है ना, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। तो आसपास की जो संस्कृति है, अगर हम उस संस्कृति में जो निहित तत्व हैं, अगर हम उनको अपना लेंगे, समझ गए ना, उनको अगर हम अपना लेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो सद्भाव की जो भावना है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में कुछ पाठ्यक्रम बताए गए हैं, कुछ पाठ्यक्रम है, उसको भी हम बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की भावना को हम कैसे लोगों के अंदर ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों को पढ़ाना पड़ेगा शिक्षा के माध्यम से। जब हम पढ़ाएंगे तो पाठ्यक्रम में कुछ ना कुछ शामिल करेंगे। ठीक है, तो वही चीज पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है कि विभिन्न देशों का जो भौगोलिक अध्ययन है उसको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। ठीक है, मानव जीवन और भौगोलिक जो नियंत्रण है उसको भी हमें क्या करना चाहिए? पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद विश्व का जो इतिहास है उसको भी हमें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। और जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए हैं उसको भी हमें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उसको भी हमें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा साहित्य को भी हमें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, कला को भी हमें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। और अन्य जो विषय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से संबंधित है उनको भी हमें क्या करना चाहिए? पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समझ को हम क्या कर सकते हैं? विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज था अंतर्राष्ट्रीय अवबोध भाग 2। ठीक है।